के ऊपर ये मेरा लेक्चर नंबर, ठीक है। अच्छा, कल जो है मैंने वो तीसरा पास्टुलेट ही हमने शुरू किया हुआ है, तो उसके अंदर जो है वो फेज़ को हमने जो है ना वो डिस्कस करना है कि फेज़ की क्या अहमियत है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। फेज़, तो फेज़ कॉमनली ये यूज़ होती है टर्म क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर विद सेवरल डिफरेंट मीनिंग्स, और मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसकी मीनिंग जो है उसको लिया जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ तरीक़ों से क्वांटम मैकेनिक्स में इसको देखते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर हम इसको देखेंगे एक कपल ऑफ द मीनिंग्स, दो तरह की मीनिंग जो है इसकी वो हम स्टडी करेंगे। तो आप कंसिडर करें फॉर स्टेट को, कंसिडर ए स्टेट, एक स्टेट आप देखें कि जो है ई की पावर आयोटा थीटा साई, तो ये स्टेट बराबर है साई के। अगर तो इसको हम कहते हैं, इसके अंदर ये जो ई की पावर होता थीटा आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं ग्लोबल फेज फैक्टर, ई की पावर आयोटा थीटा, इट इज़ नोन एज ग्लोबल फेज फैक्टर। इसको हम ग्लोबल फेज फैक्टर जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप ये देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स होती है जिसको प्रेडिक्ट किया जाता है दो स्टेट्स के लिए, यानी कि आप ये कहते हैं कि हम दो स्टेट्स मेजर करते हैं तो उसकी स्टैटिस्टिक्स क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटीज आप क्या लगते हैं, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटीज की बात करिए, प्रेडिक्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है मेजरमेंट, जिसको आप प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्टेड फॉर these two states, जो ऊपर वाली ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, एक के अंदर फेज फैक्टर आ रहा है, दूसरे के अंदर फेज फैक्टर नहीं आ रहा, आर द सेम, ये सेम है, यानी कि फेज फैक्टर के साथ स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेट्स जो हैं ये सेम ही रहेंगी इस फेज फैक्टर के साथ भी। तो अब हम ये सपोज करें कि एम एम एक मेजरमेंट ऑपरेटर है, सपोज एम एम इज ए मेजरमेंट ऑपरेटर। एम एम जो है ये एक मेजरमेंट ऑपरेटर है एसोसिएटेड टू सम क्वांटम मेजरमेंट, जो किसी क्वांटम मेजरमेंट से एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड टू सम क्वांटम मेजरमेंट, और ये किसी क्वांटम मेजरमेंट से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर हम ये नोट करेंगे जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं आउटकम एम के लिए, ठीक है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़
जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ आप जब मेजरमेंट करते हैं तो प्रोबेबिलिटीज़ ही आती हैं ना, तो जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी फॉर आउटकम एम, आउटकम एम के लिए, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास जो आउटकम एम के लिए आएंगी वो आएंगी और आप उनको लिखें कि साई एम डैगर एम, ठीक है, साई एम डैगर एम, और साई, ठीक है, एंड साई ई की पावर माइनस आयोटा थीटा एम डैगर एम एम ई की पावर आयोटा थीटा साई। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास आएंगी और ये वाली जो है ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास पीछे बच जाएगा साई एम डैगर एम एम साई, ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है इन दो स्टेट्स के लिए वो आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों स्टेट्स को जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसका जो ऑब्ज़र्वेशन का पॉइंट है वो आपके पास क्या है, वो सेम है, वो एक जैसा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि फेज़ लगा भी देंगे तो स्टेट ने वही रहना है, फेज़ नहीं भी लगाएंगे तो स्टेट ने वो रहना है, इसलिए जो ऑब्ज़र्वेशन है वो आपकी सेम रहेगी। फेज़ जो है वो स्टेट को मुतासर नहीं, ठीक है, फेज़ की कुछ और मीनिंग्स हैं जो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो अब चूँकि ये सेम रह रहा है तो इस रीजन की वजह से हम जो ये जो ग्लोबल फेज़ फैक्टर है ये इररेलेवेंट हो जाएगा टू द ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिज़िकल सिस्टम, यानी कि ये जो ग्लोबल फेज़ फैक्टर है ये वाला, ये चूँकि अब सेम ही रह रही है ऑब्जर्वेशन, तो फिर इसका मतलब है कि ये स्टेट में इररेलेवेंट है, इसका स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं ना बन रहा है, इसका इररेलेवेंट हो, क्योंकि आपने एक ही पावर आयोटा थीटा साई लिखा तो वो तो साई ही आ गया आगे से, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है उस ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक दीज टू स्टेट्स आर आइडेंटिकल, तो ये दो स्टेट्स जो हैं ये क्या हैं, ये आइडेंटिकल है। तो इसी वजह से हैंस वी मे इग्नोर ग्लोबल फेज फैक्टर, इसी वजह से फिर हम ग्लोबल फेज फैक्टर जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम फिजिकल सिस्टम की वो इररेलेवेंट हो जाती हैं। एज प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल सिस्टम और वो इररेलेवेंट हो जाती है। अब
ये तो ग्लोबल फेज फैक्टर हो गया। अब एक और फेज फैक्टर भी होता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव फेज फैक्टर। ठीक है, देयर इज एन अदर काइंड ऑफ फेज फैक्टर which is known as relative phase factor, जिसको हम relative phase factor का नाम जो है वो देते हैं। इसकी मुख्तलिफ मीनिंग होती है। तो इसके लिए आप कंसिडर करें दो स्टेट्स को। कंसिडर टू स्टेट्स, दो स्टेट्स देखें आपके पास। एक है 0 + 1 2 अंडर रूट एंड 0 - 1 2 अंडर रूट। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेट है इसका जो एम्पलीट्यूड है स्टेट 1 का, इसका एम्पलीट्यूड 1/2 अंडर रूट है। ठीक है, यानी कि जो दोनों ही स्टेट्स हैं 0 और 1, इनका एम्पलीट्यूड 1/2 अंडर रूट है। तो इन द फर्स्ट स्टेट, तो जो पहली स्टेट है इसके अंदर द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 का जो एम्पलीट्यूड है इज 1/2 अंडर रूट है। और सेकंड स्टेट के लिए क्या होगा? -1/2 अंडर रूट। फॉर द सेकंड स्टेट एम्पलीट्यूड इज -1/2 अंडर रूट। ये मैंने राइट डाउन किया। ठीक है, तो ज़्यादा जनरली इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो वो डिफ़र करेंगे बाय रिलेटिव फेज। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं ठीक ठाक है सर, शुक्र अल्लाह का। नहीं सर मैं कॉलेज में क्लास पढ़ाना पाया सर। जी सर ठीक ठाक ने सर, शुक्र अल्लाह का। जी सर मैं करना तो गल सर। जी मैं करना सर। ओके सर। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास हम जर्नल एम्पलीट्यूड्स को कोई नाम दे दें। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई ए और बी दो जर्नल एम्पलीट्यूड है। Suppose we have two journal amplitudes A and B। हमारे पास दो एम्पलीट्यूड हैं A and B, डिफर बाय रिलेटिव फेज, डिफर बाय रिलेटिव फेज। और ये डिफर कर रहे हैं रिलेटिव फेज से इफ देयर इज ए रियल थीटा अगर यहाँ पर रियल थीटा हो सच दैट इस तरह के आप ये कह सकें कि ए जो है वो एक्सपोनेंशियल
आयोटा थीटा बी के साथ आ रहा है। तो अब अगर और ज़्यादा जनरली हम बात करें, और ज़्यादा, अभी तो हमने जनरलाइज, पहले हमने तो स्पेसिफिक लिया था ना, ई की पावर आयोटा थीटा ले लिया था, वो ग्लोबल था, उसको तो हमने कहा कि स्टेट को कुछ नहीं कहा। अब ये और ये एक दूसरे के रिलेटिव फेज, ठीक है, ये एक दूसरे के रिलेटिव आ रहे हैं। तो मोर जनरली अगर हम बात करें तो ये जो टू स्टेट्स हैं आर सेड टू डिफर बाय अ रिलेटिव फेज, ये दोनों स्टेट्स, दीज टू स्टेट्स, ये दोनों स्टेट्स जो हैं आर सेड टू डिफर, तो ये एक दूसरे से डिफर करेंगी बाय अ रिलेटिव फेज इन सम बेसिस, बाय अ रिलेटिव फेज इन सम बेसिस, कोई बेसिस वेक्टर, वेक्टर स्पेस कोई बेसिस, उसके अंदर ये डिफ़र करेंगी उन बेसिस के अंदर। अगर ईच ऑफ एम्पलीट्यूड इन दैट बेस इज़ रिलेटेड बाय सच फेज शिफ्ट या फेज फैक्टर, यानी कि जो बेसिस हैं इनके अंदर इफ़ ईच ऑफ the amplitudes, यानी कि इन्हीं के जो ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं इन दैट बेसिस आर रिलेटेड टू फेज फैक्टर। तो ये इन बेसिस में ये स्टेट्स जो हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किससे? इस फेज फैक्टर से। ये स्टेट्स आपस में रिलेटेड हैं इस फेज फैक्टर से। मिसाल के तौर पर अगर दो स्टेट जो हैं वो आप डिस्प्ले करते हैं अबव सम अप टू ए रिलेटिव फेज शिफ्ट, यानी कि दो स्टेट्स हैं उनके दरमियान में कोई रिलेटिव फेज शिफ्ट है। हम एग्जांपल ले लेते हैं उसकी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है टू स्टेट्स हैं, द टू स्टेट्स, दो स्टेट्स हैं हमारे पास, आर द सेम, वो सेम है अप टू ए रिलेटिव फेज शिफ्ट। जो आपकी रिलेटिव फेज शिफ्ट है, बिकॉज अब ये जो स्टेट ज़ीरो है, एम्पलीट्यूड्स और आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है। ए रिलेटिव फेज फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, ये आइडेंटिकल है किस फेज फैक्टर से? 1 से। 1 से रिलेटिव है, लेकिन -1 से ये एक दूसरे से डिफर करेंगे। ठीक है, तो एंड द 1 एम्पलीट्यूड्स, तो जो 1 के एम्पलीट्यूड्स हैं
differ only by a relative phase factor -1। तो वो फेज फैक्टर -1 से डिफर करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस है बिटवीन relative phase factors and global phase factor is that for relative phase the phase factor may vary amplitude to amplitude। फेज फैक्टर्स के अंदर वेरिएशन किससे आती है? एम्पलीट्यूड टू एम्पलीट्यूड, चाहे वो ग्लोबल वाला हो और चाहे वो दूसरा हो रिलेटिव हो, तो दोनों में चेंज जो है वो आएगी। तो जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन relative phase factors and जो relative phase factors हैं and global phase factors, और जो ग्लोबल फेज फैक्टर हैं इज दैट फॉर relative phase relative phase the phase factors तो वो वेरी करेंगे एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि जो रिलेटिव फेज है ये एक बेसिस डिपेंडेंट कंसेप्ट है, अनलाइक ग्लोबल फेज, यानी कि ये बेस के ऊपर डिपेंड करता है। जाहिर बात है जो बेस होगी उसका आपके पास क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। तो इसमें चूँकि हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए ये बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। This makes the relative phase, तो ये क्या, ये relative phase को क्या बना देता है? a basis dependent physically observable difference in measurement statistics। और फिर यहाँ पर हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि ये जो स्टेट है ये फिजिकली इक्वलेंट हो, क्योंकि ये ठीक है। तो एक्चुअली मतलब सारी पूरी डिस्कशन का रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि
अब रिजल्ट है एज ए रिजल्ट के तौर पर स्टेट्स विच डिफर ओनली, तो वो स्टेट्स जो सिर्फ डिफर करती हैं बाय रिलेटिव फेजेस से इन सम बेसिस, कुछ बेसिस के अंदर गिव राइज टू फिजिकली ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस यानी कि जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस होते हैं इन मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो इसका मतलब हुआ कि फिर एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिगार्ड these states as physically equivalent. As we do in states differing by global phase factor। तो अब इस जुमले की आपको कुछ समझ आई है? ये जो सारा लिखा है आपने, इस जुमले को मैं बता देता हूँ, बड़ा ही सिंपल सी बात है। वो ये कह रहा है कि जब आप रिलेटिव फेजेस की बात करते हैं ना, देखिए जुमले को, एज ए रिजल्ट स्टेट्स विच डिफर ओनली बाय रिलेटिव फेजेस, जो सिर्फ रिलेटिव फेज से डिफर कर रही हैं इन सम बेसिस गिव राइज टू फिजिकली ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस। यानी कि जब आप उनकी मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कोई फिजिकली डिफरेंसेस आएंगे, यानी कि मेजरमेंट सेम नहीं होगी, मेजरमेंट जो है वो चेंज होगी, उसके अंदर डिफरेंसेस आएंगे। लेकिन जो ग्लोबल फेज है उसके अंदर कोई डिफरेंस स्टेट के अंदर नहीं आता। ये जुमला है सिर्फ जो मैंने लिखा है, इसको 3 लफ्ज़ों में इसको आप एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। ये वाला नहीं है, रिलेटिव फेज के अंदर बेसिस के अंदर जब हम मेजरमेंट करते हैं तो फिज़िकल मेजरमेंट्स में चेंजेस आती हैं, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ग्लोबल है वो स्टेट को कुछ भी नहीं करता, वो लगा रहे स्टेट के साथ, उसके साथ कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास वो आएंगे कंपोजिट सिस्टम्स, और ये जो कंपोजिट सिस्टम्स हैं ना, इन्हीं के अंदर फिर पास्टुलेट 4 जो है वो हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। ये फेज़ जो है ये अब आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। ये फिर कंपोजिट सिस्टम्स जो है ना, मैं कल ही इसको स्टार्ट जो है वो करूँगा। उसके अंदर फिर हम पास्टुलेट 4 पढ़ेंगे, फिर क्वांटम मैकेनिक्स का ग्लोबल व्यू आएगा एंड सो ऑन। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी चल रही हैं इसके अंदर रहती हैं। फिर डेंसिटी मैट्रिक्स हमने सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट द डेंसिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है।